बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है हमने करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर पे बात खत्म की थी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर आकर हमने लेक्चर लास्ट वाला एंड किया था। हमारी बुक में पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कॉपर वायर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाय increasing the potential difference, decreasing the length and decreasing the temperature of the wire। तो आपने याद रखना है कि ये गिवन फॉर्मूला मैंने आपको उस दिन भी लिखवाया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, I ओवर एन ई ए, ये पहला हिस्सा है। और फिर आप I की जगह पर V ओवर R ओम्स लॉ से डिराइव करके लिख सकते हैं। तो देखें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अब पहले हिस्से का आंसर क्या होगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़नी चाहिए। दूसरा हिस्सा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। डू रिमेंबर, रेजिस्टेंस लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और रेजिस्टेंस टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आगे आने वाले टॉपिक्स में इस बात पर डिटेल डिस्कशन होगी। तो अगर हम टेम्परेचर भी बढ़ाएं और लेंथ भी बढ़ाएं, बल्कि यहाँ पे क्या लिखा है, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का वर्ड लिखा है, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से या फिर लेंथ डिक्रीज करने से बच्चों रेजिस्टेंस ने क्या करना है, डिक्रीज करना है। और रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी फिर से इंक्रीज करेगी। सो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको यहां से दे दी है और क्रैमिंग अंडरस्टैंडिंग ये समझ लें कि दोनों ऑप्शंस का आंसर इंक्रीज ही है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करें तो भी आंसर इंक्रीज है और लेंथ और टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो भी आंसर इंक्रीज है। इसके बाद नेक्स्ट आप टॉपिक निकाल लें सोर्सेज ऑफ करंट। सोर्सेज ऑफ करंट का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों। हर वो एनर्जी सोर्स जिसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, द सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन आउटकम आर कॉल्ड सोर्सेज ऑफ करंट। वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिनको आप आउटपुट जिनसे मिले तो आपको करंट की शक्ल में मिले, एक एक करके देखते जाते हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास मेन सोर्स है जो हम डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज भी करते हैं वो है सेल्स। बुक इंफॉर्मेशन के मुताबिक, यहाँ पे तो काफी डिटेल लिखी हुई है, लेकिन बुक इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो चीजें आपको भूलनी नहीं है, याद रखनी है, सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। व्हाट डू सेल्स डू? आपको इसमें से एमसीक्यू जो पूछा जाएगा ना, ज्यादा वो ये पूछा जाएगा कि जो हमारे पास सेल्स होते हैं ये किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं। तो आपने आंसर देना है कि ये केमिकल एनर्जी को दे कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक ये एमसीक्यू पूछा जाता है बच्चों इसमें से। फिर प्राइमरी और सेकेंडरी का फर्क याद रखना है। प्राइमरी कैसे याद रखना है? डेली लाइफ में जो आप नॉर्मली सेल्स यूज करते हैं वो कौन से होते हैं? वो प्राइमरी होते हैं, जो चार्ज नहीं होते। क्लॉक में डलने वाला सेल हो गया, खिलौनों में डलने वाले सेल्स हो गए। तो प्राइमरी सेल्स आर नॉन रिचार्जेबल, ठीक है, यहां पर लिखा भी हुआ है। और सेकेंडरी सेल्स रिचार्जेबल, जैसे आपके मोबाइल की बैटरी है, तो ये किस कैटेगरी में आएगी? सेकेंडरी में। तो यहां से इस स्लाइड से क्या याद रखना है? सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स। Primary cells are non-rechargeable and secondary cells are rechargeable. What do? They convert chemical energy into electrical energy. तो ये एक source of current हो गया। फिर solar cells, solar cells के बारे में याद रखना है, they convert light energy into electrical energy। solar cells के बारे में मजीद डिटेल जो है वो चैप्टर नंबर 18 में आएगी। इसके बाद एक डिवाइस होती है जिसे कहते हैं थर्मोकपल। मोस्टली ये एफएससी लेवल पर डिटेल में पढ़ाई नहीं गई हुई, लेकिन इसका थोड़ा सा प्रिंसिपल मैं समझा देता हूं कि अगर हम एक जंक्शन पॉइंट बनाएं, यानी एक कॉमन पॉइंट बनाएं, किसका? मेटल 1 का और ये मेटल 2, यानी दोनों मेटल सेम नहीं होने चाहिए, दोनों मेटल्स डिफरेंट होनी चाहिए। और मेटल्स डिफरेंट होंगी तो उनकी स्पेसिफिक हीट या कंडक्टिविटी भी डिफरेंट होगी। तो होगा ये कि अगर हम इन मेटल्स के एक पॉइंट को, एक जंक्शन को हीटअप करें तो एक वायर जो है उसका टेम्परेचर दूसरी वायर से डिफरेंटली इंक्रीज करेगा। इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है वायर्स के दरमियान,
कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करना शुरू कर जाते हैं. सो व्हाट द थर्मोकपल इज डूइंग, इट इज कन्वर्टिंग हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो आपने थर्मोकपल का वर्ड याद रखना है और इसका हीट कन्वर्जन याद रखना है कि इट कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बाकी इन केस अगर आप इसको डिटेल पढ़ना चाहें तो वो भी इंटरनेट से आप थर्मोकपल के वर्किंग प्रिंसिपल को पढ़ सकते हैं, बट फॉर एफएससी लेवल हमें यहां तक रिक्वायर है. फिर सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होती है, दैट इज अ जनरेटर. जनरेटर में कॉइल घूमती है, यानी मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. तो ये बच्चों हमारे पास थे सोर्सेज ऑफ करंट. कौन कौन से सोर्सेज थे और उन्होंने क्या क्या किया. सेल्स थे, सेल्स ने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया. सोलर सेल लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है. थर्मोकपल हीट को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है. जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है. ठीक है, यहां तक हमारे सोर्सेज ऑफ करंट हो गए. बात समझ आ गई है तो मुझे बता दें, और कोई और क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट का तो मुझे बताएं. ओके बेटा. इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इफेक्ट्स ऑफ करंट. एक बात मैं फिर आपको याद करवा दूं कि ये इफेक्ट्स ऑफ करंट तक जितना लिटरेचर है इसमें से एमसीक्यूज की भरमार होती है या शॉर्ट क्वेश्चंस की होती है. लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से कोई भी नहीं है, ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन अभी तक इसमें से आया है. हाँ, आपको करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर पे गुमान हो सकता है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बट ये भी पिछले 10 सालों में किसी बोर्ड एग्जाम में मैंने नहीं देखा कि इसको कि एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आया हो. अलबत्ता इसमें आपको पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन है जो आपको समझनी है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू को अंडरस्टैंड करना है. अब आ जाते हैं इफेक्ट्स ऑफ करंट. बड़ा मजे का टॉपिक है, सिंपल. सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है. भाई करंट जहां से भी गुजरता है ना, वहां पर हीटिंग इफेक्ट लाजमी प्रोड्यूस करता है. कोई भी वायर है उसमें से करंट पास करेगा तो उसने हीट अप होना शुरू हो जाना है. अब हम करंट के हीटिंग इफेक्ट को कैसे यूटिलाइज करते हैं, उससे पहले बेटा हीट एनर्जी की इक्वेशन सब बच्चे देख लें. हीट एनर्जी की इक्वेशन होती है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम. पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम. पावर की इक्वेशन होती है आई स्क्वेयर आर और उसको टाइम से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. ये जो H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी है, दैट लॉ इज नोन एज जाउल्स हीटिंग लॉ. ये वो लॉ है जिसके जरिए करंट हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ करंट है उसका स्क्वायर ले लेना है, वायर की रेजिस्टेंस कितनी है और कितनी देर तक कितने टाइम तक करंट उसमें से पास करता है. आजकल सर्दियां आ गई हैं, हम सब ने हीटर्स यूज करने हैं, तो जो इलेक्ट्रिकल हीटर्स हैं वो सारे इस एक इक्वेशन की बिना पर काम कर रहे हैं. अच्छा, अब देखें यहाँ पर काफी एग्जांपल्स हैं. आयरन, उसमें हीटिंग इफेक्ट यूज होता है. हेयर ड्रायर में, ये इलेक्ट्रिक स्टोव, इलेक्ट्रिक चूल्हा भी आप इसे कह सकते हैं. यहाँ पे हेयर कर्लर्स जो होते हैं, बालों को कर्ल करने के लिए, टोस्टर्स हो गए, इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक ओवन है, हीटिंग ओवन्स होते हैं. तो ये सारे हीटिंग इफेक्ट में आ जाते हैं. इसके बाद दूसरा इफेक्ट आता है बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट. मैग्नेटिक इफेक्ट्स में हम चैप्टर नंबर जो 14 है हमारा, ज्यादा एक्सटेंसिव डिटेल्ड तो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 में. मैं यहां पर सिर्फ इतना बताऊंगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है कि जी करंट जब किसी वायर में से पास करता है, जब किसी वायर में से करंट पास करता है तो उस वायर को सराउंड कर लेती है एक मैग्नेटिक फील्ड. और फिर इस मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसमें एक बड़ा प्रोमिनेंट मोशन है टॉर्क. यानी हम मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हुए एंगुलर मोशन परफॉर्म कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं उसके लिए हम चैप्टर नंबर 14 का वेट करेंगे, लेकिन उस टॉर्क को, उस रोटेशनल मोशन को हम फैन में यूज करते हैं. हम इसी तरह ये एक सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर में उसको यूज करते हैं. फिर करंट से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करके हम MRI मशीन यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट. ATM मशीन में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यूज होता है. और मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स, ये जापानीज ट्रेन्स होती हैं, बहुत से तरक्की याफ्ता मुल्कों में ही चलती हैं और बहुत हाई स्पीड ट्रेन्स होती हैं, कोई 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक तो ये इजीली पहुंच जाती हैं. ठीक है, तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स हो गए. इसमें सबसे ट्रिकी इफेक्ट जो है ना, वो है केमिकल इफेक्ट ऑफ अ करंट. इस पे आप सबने जरा तवज्जो जरा डबल कर लेनी है, बाकी तो इजी है, डायग्राम से भी याद हो सकती हैं सारी एग्जांपल्स. तो केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट में एक प्रोसेस होता है जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं.
इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? द केमिकल डीकम्पोजिशन प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ लिक्विड और सॉल्यूशन कंटेनिंग आयंस। ठीक है, केमिकल डीकम्पोजिशन करनी है हमने, ये भी आगे मैं प्रोसेस समझाता हूं आपको, इन डिटेल समझ आ जाएगा ये डेफिनेशन का मतलब क्या है। नंबर 2 पॉइंट है द केमिकल चेंज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। ये जो हिस्सा है इसको आप केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट की डेफिनेशन के तौर पे यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये जो इफेक्ट है इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड एंड द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। अब इसकी डिटेल्स आगे क्या है, यहां हमारे पास सामने जो डिवाइस है, इस डिवाइस का नाम है बच्चों वोल्टामीटर। मेरे साथ साथ रिवाइज करते जाना है। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट में जो डिवाइस है, इस डिवाइस का नाम क्या है? वोल्टामीटर। पूरी डिवाइस, ये जो पूरा इंसर्कल कर रहा हूं मैं यहां पर हिस्सा, इसको वोल्टामीटर कहते हैं। एक बात। दूसरी बात, यहां पर एक सेल अटैच है, सेल के पॉजिटिव से जो कॉपर टर्मिनल अटैच है उसका नाम है एनोड, सेल के नेगेटिव से जो टर्मिनल अटैच है उसका नाम है कैथोड, और ये जो कैथोड प्लस एनोड दोनों को कुल मिला के हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोड्स का। ऑल राइट। इसके बाद यहां पर ये जो ब्लू हिस्सा आपको नजर आ रहा है ये वाटर है। हम क्या करते हैं, हम इस वाटर में ऐड करते हैं CuSO4, CuSO4 कॉपर सल्फेट। अब आप सब बच्चे देख सकते हैं यहां पर कि ये जो कॉपर सल्फेट है, इसमें से जो कॉपर है ये मेटल है, सल्फर और ऑक्सीजन ये दोनों नॉन मेटल्स हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का फायदा ये है कि हम एक मेटेलिक नॉन मेटेलिक सॉल्यूशन को यूज करते हुए उसमें से मेटल को या प्योर मेटल को अलग कर सकते हैं। ये चीज याद रखनी है आप सबने। कैसे अलग करते हैं हम इसको, वो देखते जाएं। जब हम कॉपर सल्फेट को बच्चों पानी में ऐड करते हैं तो ये डिसोसिएट होता है, डीकंपोज होता है। ये डीकंपोज ऐसे होता है कि कॉपर 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव आयंस की शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये डिसोसिएशन हुई। इसके बाद क्या होता है, अब सबसे पहले बिहेवियर ऑफ कॉपर समझते हैं। मैं इलेक्ट्रोड पे चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि ये हमारे पास कैथोड है और ये हमारे पास एनोड है। दोनों किससे बने हुए हैं? कॉपर से बने हुए। नाउ वॉच केयरफुली। सबसे पहले बिहेवियर ऑफ कॉपर क्या होगा, ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस हैं ये जाता है इधर कैथोड के पास Cu++ होकर, और ये यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स लेता है और न्यूट्रल कॉपर एटम बन जाता है। ठीक है, दोबारा रिवाइज करो, गौर से सुनना। ये कॉपर 2 पॉजिटिव वाला आयन इलेक्ट्रोड्स में से कैथोड के पास जाता है। कैथोड पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। ये Cu++ 2 इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर करता है और इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर करके यहां पर डिपॉजिट हो जाता है एज कॉपर एटम। ऑल राइट। अब इसकी इक्वेशन जो बुक में लिखी हुई है वो मैं इक्वेशन यहां पर लिख रहा हूं कि Cu2+2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स अस प्योर कॉपर एटम। सब बच्चे बुक पर देख लें और वेरीफाई कर दें कि उनको ये इक्वेशन मिल गई है और कंफर्म कर दें कि ये बात समझ भी आ गई। तो कॉपर जो है वो सॉल्यूशन में से निकला और हमारे पास कैथोड पे आके क्या हो रहा है? डिपॉजिट हो रहा है। हाँ जी बेटो, यहां तक बात समझ आ गई? ओके। अब हमने देखना है SO4 क्या काम करता है, SO4 का बिहेवियर क्या है। ये जो SO4 2 नेगेटिव है बच्चों, ये मूव करेगा एनोड की तरफ। अब यहां पर कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो बुक पे थोड़ी सी मिसिंग भी हैं, बुक पर ये थ्योरी होनी चाहिए थी पर नहीं है।
SO4 बच्चों क्या करता है, SO4 2 नेगेटिव इस कॉपर के इलेक्ट्रोड से ना कॉपर एटम्स तोड़ लेता है, कॉपर एटम ही तोड़ लेता है और दोबारा से बनता है CuSO4। दोबारा सुने, SO4 2 नेगेटिव क्या करता है, ये जाता है एनोड के पास SO4 बनकर और इससे दो कॉपर एटम्स जो है वो तोड़ लेता है। तो यहां पर Cu प्लस प्लस और SO4 माइनस माइनस जब आपस में जुड़ते हैं तो ये दोबारा से वही मॉलिक्यूल बन जाता है जो होता है CuSO4। लेकिन फिर देखें ये CuSO4 इस वक्त है किधर, इन वाटर। अगर ये वाटर में है तो इसने फिर से डिसोसिएट होना है और बन जाना है Cu प्लस प्लस और SO4 माइनस माइनस, फिर प्रोसेस रिपीट होना है। इधर से एक कॉपर आयन ने जाना है और डिपॉजिट हो जाना है कैथोड पर, इधर से एक कॉपर एटम ने टूटते जाना है और इधर कॉपर एटम ने डिपॉजिट होते चले जाना है। ठीक है, अब होगा क्या वक्त के साथ साथ, तीन बुनियादी काम होंगे। अच्छा, SO4 वाली इक्वेशन भी देख लें जो आपकी बुक पर लिखी है कि SO4 नेगेटिव नेगेटिव प्लस Cu प्लस प्लस, इट गिव्स अस अगेन CuSO4। अच्छा, इस बिना पर वो बुक में एक स्टेटमेंट लिखता है कि जो हमारे एक्चुअल मॉलिक्यूल की, एक्चुअल सॉल्यूशन की जो मिकदार है ना वाटर में, वो कांस्टेंट रहती है, क्योंकि एक कॉपर अगर जा रहा है तो दूसरा कॉपर आ भी रहा है। अच्छा, अब एक और बड़ा मजे का काम होता है, वो आपने ज़हन में गौर से सुनना है। देखिए, इस तरफ जो कैथोड है और एक इस तरफ जो एनोड है और इस तरफ कैथोड है। कैथोड पर जो कॉपर एटम है वो डिपॉजिट हो रहे हैं आके, और एनोड से कॉपर एटम्स अलग हो रहे हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के साथ साथ जैसे जैसे वक्त गुजरता है, ये जो कैथोड है ना ये थिक होना शुरू हो जाता है, मोटू होना शुरू हो जाता है, और जो एनोड है ना ये और भी थिन होना शुरू हो जाता है। वजह कि इस पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है और इससे कॉपर अलग हो रहा है। तो थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रोलाइसिस में ये भी इफेक्ट देखने को मिलता है कि कैथोड थिकर होना शुरू हो जाता है और एनोड थिनर होना शुरू हो जाता है। ये इफेक्ट बच्चों हमारी बुक पे मेंशन नहीं है, बट आपने अपने नॉलेज के लिए याद रखना है कि हमने क्या कर लिया, हमने सोल्यूशन में से प्योर कॉपर को अलग कर लिया। तो जस्ट इमेजिन कि अगर हमारे पास ये कॉपर सल्फेट की बजाय कोई गोल्ड का या सिल्वर का सॉल्यूशन हो, तो हम इलेक्ट्रोलाइसिस यानी केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट को यूज करते हुए कितनी आसानी से उस मेटल को उस सॉल्यूशन में से अलग कर सकते हैं। तो ये है हमारा केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें इंपॉर्टेंट बातें याद रखने वाली है कि इक्वेशन ऑफ कॉपर और एक इक्वेशन ऑफ सल्फेट है, ये याद रखनी है। इस पूरे एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट को बच्चों क्या कहते हैं, वोल्टामीटर। पॉजिटिव से जुड़े को एनोड, नेगेटिव से जुड़े को कैथोड, और दोनों को कुल मिला के इलेक्ट्रोड्स का नाम देते हैं। और जो सोल्यूशन बनता है वाटर मिक्सिंग और मॉलिक्यूल मिक्सिंग की वजह से, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट का नाम देते हैं। तो यहां तक मुझे बताएं, आपको केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट भी समझ आ गए? ओके, दैट्स गुड। तो आज का लेक्चर यहां पर मैं कर रहा हूं एंड। अब मैं आपको भेज रहा हूं इसके MCQs चैप्टर 13 के। आप सब बच्चों ने मुझे स्टार्टिंग ऑफ द टॉपिक से लेकर, यानी जहां से ये चैप्टर स्टार्ट होता है बेसिक्स ऑफ करंट से लेकर इफेक्ट्स ऑफ करंट तक के जो MCQs हैं वो आपने करने कैसे सॉल्व। आपने अपने सामने मोबाइल पर क्वेश्चन ओपन कर लेना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास मोबाइल फोन है या लैपटॉप है, उसके ऊपर ये आपके क्वेश्चंस ओपन है। साथ आपने एक पेपर रख लेना है, ठीक है। आपने MCQ नंबर 1 पढ़ना है और जो आपको ऑप्शन राइट लगती है आपने वो लिखते जाना है। MCQ 2 है, C ऑप्शन है, MCQ 3 है तो आपके पास D ऑप्शन है। और आपने इफेक्ट्स ऑफ करंट तक के सारे MCQs जो है ना वो करके
अपने आंसर्स टैली करके, कि जो एंड पे आंसर्स भी होंगे, तो आपने वो जितने एमसीक्यूज बनेंगे फैक्ट्स ऑफ करंट के, ठीक है, उनको टैली करके अपना स्कोर जो है वो मेरे साथ चाहे ग्रुप में शेयर कर लें चाहे पर्सनल शेयर कर लें, बट ये काम आपने अभी बैठ के करना है। हाँ, ये इसी तरह एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होगी। बाकी इसके शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स मैं साथ साथ ही करवाता जाऊंगा। अभी आपको मैंने 2 न्यूमेरिकल्स करवा दिए, पहला शॉर्ट क्वेश्चन करवाया है, और ये सोर्सेज ऑफ करंट तक का काम हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, इंशाल्लाह इसी तरह जो टॉपिक जिसके साथ रिलेटेड होगा उसी के साथ हम सारा काम कर लेंगे। ओके बच्चों, बस ठीक है, मैं आपको एमसीक्यू सेंड कर रहा हूँ, तो इसका फीडबैक 100% होना चाहिए। कोई बच्चा टाइम स्पेयर नहीं करेगा, काम करना है और मेहनत करनी है। इन एमसीक्यूज का आपको इंशाल्लाह एमकैट में भी अच्छा फायदा होगा, तो बस साथ साथ चलते रहना है। ओके, चले मैं आपको सेंड करता हूँ अभी एमसीक्यूज, फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह, और कल हम ओहम्स लॉ स्टार्ट करेंगे, एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक